हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 84 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 75 कर रहे हैं हम 2019 के बुक के अकॉर्डिंग। एक इससे पिछला क्वेश्चन था वो मैंने कराया था, पिछला मतलब कि अभी बताऊँगा कौन-सा क्वेश्चन नंबर था वो। उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस था जिस वजह से दोनों का ट्रीटमेंट ही अलग-अलग है करने का। तो अभी अगर पिछला किसी ने नहीं करा तो कोई बात नहीं, पहले ये कर लेते हैं, फिर पिछला आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा, वो अभी पहले हम ये वाला कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है रुपीज 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सीओजीएस भी कहते हैं इसको। वो 3 लाख रुपीज दे रखा है क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है ना वो 8 टाइम्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो 8 टाइम्स है। उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ना अब इसको ध्यान से सुनना क्या लिखा है, और अगर पेंसिल है पेन से मत करना, अपनी बुक मत खराब करना। पेंसिल है तो उससे देखना किस वर्ड को मैं अंडरलाइन करने को कहूंगा, तो वो आपने अंडरलाइन करना है। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। क्या लिखा है? इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। तो ये 2 टाइम्स मोर जो लिखा है ना, इसको आप अंडरलाइन कर लो। 2 टाइम्स मोर को आप अंडरलाइन कर लो। अब क्या मैंने क्यों करवाया अंडरलाइन, अभी वो थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर आपसे कह रहा है कि आप कैलकुलेट कर दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी, और ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब हम इससे कैसे ढूंढेंगे जरा देखो। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता है कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इस क्वेश्चन में 8 टाइम्स दे रखा है तो हमने यहाँ लिख दिया। सीओजीएस क्वेश्चन में 3 लाख दिया हुआ है, वो हमने यहाँ लिख दिया। एवरेज इन्वेंट्री अभी हमें नहीं पता तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने एवरेज इन्वेंट्री को यहाँ लाए और 8 को यहाँ ले आए, तो 3 लाख अपॉन 8 कितना होता है ये? 37,500 रुपीज हमारा एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब हमें ये तो पता चल गया एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, 37,500 होता है। और एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ये हमें पता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा भी यही हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दो। अब हमें एवरेज इन्वेंट्री पता है 37,500 है, ठीक है। लेकिन हमें ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी है, और इस क्वेश्चन में हमें कुछ हिंट दिया हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपस में ना इन्होंने कुछ कोरिलेट करा हुआ है, तो उसको जरा देखते हैं क्या करा है। कह रहा है जो इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, मतलब जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 2 गुना ज्यादा है। 2 गुना ज्यादा है, ठीक है। और एक आपसे क्वेश्चन की बात करूंगा, एक क्वेश्चन जो मैंने पिछला कराया था ना, इससे हिमांशु को बताएगा उसकी बुक में कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो। एक बार बताओ हिमांशु। एक मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 लाख की सीओजीएस 74। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 68 2019 की बुक के अकॉर्डिंग था। यहाँ भी मैं ना ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो रिलेशन दे रखा है यहाँ भी पढ़ूंगा, और जो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी पढ़ूंगा। इन दोनों में देखने में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, और इस वजह से पूरा क्वेश्चन जो आप ये सॉल्यूशन कर रहे हो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना वो क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री का जो रिलेशन है, ये वाली पढ़ रहा हूँ अब, जो ये वाला है 74 क्वेश्चन नंबर 68 वाला। और फिर वापस अपने वाले क्वेश्चन की दोबारा पढ़ूंगा। पहले मैं इसकी पढ़ता हूँ, जरा देखना क्या लिखा हुआ है। यहाँ वाले का क्वेश्चन नंबर 74 की पढ़ रहा हूँ, है ना, या फिर 68 2019 के अकॉर्डिंग। यहाँ लिखा था इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर निकालने को कह रहा है। अच्छा, उसके आगे लिखिए लाइन, इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ इन द बिगिनिंग। यहाँ पे क्या लिखा है, इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स
अब इसको 1.5 टाइम्स को अंडरलाइन कर लो आप। और अब वापस आओ इस क्वेश्चन में जो हम कर रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है? इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंटरी एट द एंड। यहाँ क्या लिखा था? 2 टाइम्स मोर, जिसको मैंने अंडरलाइन करवाया था। और यहाँ क्या लिखा है? 1.5 टाइम्स, और मोर वर्ड यूज नहीं करा। अगर आप ध्यान से देखो इस वाले क्वेश्चन में, जो 74 क्वेश्चन नंबर है 68, इसमें मोर वर्ड यूज नहीं करा। और जो ये क्वेश्चन नंबर है 84, जो अभी इस टाइम हम कर रहे हैं 84 या 75, यहाँ क्या लिखा है? 2 टाइम्स मोर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। पहले हम इसी क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ क्या होगा। पहले मैं हिंदी में अगर दोनों का ट्रांसलेशन करूं तो देखो क्या बनेगा। पहले इस वाले का करता हूँ 84 का। यहाँ लिखा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 2 गुना ज्यादा है। 2 टाइम्स मोर, 2 गुना ज्यादा है। और अब जो क्वेश्चन नंबर अपना 74 में है, उसमें क्या लिखा है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी इज 1.5 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। इसका मतलब है कि जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो ओपनिंग इन्वेंटरी की 1.5 गुना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिर से आप सुन लो ध्यान से, मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या लिखा है कि क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है वो ओपनिंग इन्वेंटरी की 1.5 गुना है। 1.5 गुना मतलब 1.5 टाइम्स। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 84 है, वो अब हम जो कर रहे हैं उसमें लिखा है कि जो ओपनिंग इन्वेंटरी है ना, वो क्लोजिंग इन्वेंटरी से 2 गुना ज्यादा है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। एक बार अभी आयुष दोबारा आया, फिर से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो अभी हम कर रहे हैं ना 75 या 84 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, यहाँ पर लिखा है कि जो ओपनिंग इन्वेंटरी है वो क्लोजिंग इन्वेंटरी से 2 गुना ज्यादा है। क्या लिखा है? 2 गुना ज्यादा है। और जो क्वेश्चन नंबर 74 है या 68 है 19 के हिसाब से, वहां लिखा था कि जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो ओपनिंग इन्वेंटरी की 1.5 गुना है। ये फर्क है। पहले तो मैंने हिंदी में दोनों का फर्क बता दिया। अब यहाँ वाले में करते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि जो है ओपनिंग इन्वेंटरी 2 गुना ज्यादा है ना, तो हम क्लोजिंग इन्वेंटरी को एक्स मान लेंगे। क्या करेंगे? लेट क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी मान लेंगे? एक्स। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी हो जाएगी? ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी हो जाएगी? 2 गुना ज्यादा, मतलब इसका 2 गुना और उतना ही और ज्यादा, मतलब कि 3x। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं? ओपनिंग इन्वेंटरी को 2x लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि 2 गुना है, तो 2 गुना, ये अगर x माना है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर सिर्फ इतना लिखा होता ना, ध्यान से सुनना क्या लिखा होता। इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द अपना क्लोजिंग इन्वेंटरी, ऐसे लिखा होता। क्या लिखा होता? ओपनिंग इन्वेंटरी इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी, तब तो ये ठीक था 2x। यहाँ पर क्या वर्ड को मैंने अंडरलाइन कराया? मोर। 2 टाइम्स मोर, इसका मतलब क्या है कि जो ओपनिंग इन्वेंटरी है वो क्लोजिंग इन्वेंटरी से 2 गुना ज्यादा है, मतलब 2 गुना तो है ही, फिर उतना और ज्यादा है। तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x। तो हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी मानी है? x, और ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी आई है? 3x। तो अब हम जो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या है? एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें वो एवरेज इन्वेंटरी हमारी कितनी निकली थी? 37,500। ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी मानी है हमने? 3x आई है। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी थी? x डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया 4x। इसको प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 75,000। और x की वैल्यू निकालेंगे। 75,000 को हम जब डिवाइड करेंगे 4 से, 75,000 को हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? अपना आ जाएगा 18,750। 18,750। और जब हमें ओपनिंग इन्वेंटरी निकालनी है तो इसका 3 गुना कर देंगे। ये तो आ गई क्लोजिंग इन्वेंटरी। और ओपनिंग इन्वेंटरी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? 3x, इसका 3 गुना 3x। तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे 56,250। 56,250। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? ऐसे करना था ये। क्वेश्चन नंबर 84 तो अभी हमने करा है, मान के चलो ये क्वेश्चन नंबर 74 होता, या 2019 के हिसाब से 68। तो अगर वहां लिखा होता
जैसे हम मान के चलो क्लोजिंग इन्वेंट्री को कोई भी दूसरा क्वेश्चन समझ लो, जैसे क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स माना है और वहां लिखा होता कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स दैट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, मोर वर्ड नहीं लिखा होता, तो फिर ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी मानते? 2x। हमने यहाँ 2x प्लस एक्स क्यों करा है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा था? 2 टाइम्स मोर। तो 2 टाइम्स मोर लिखा होगा, 3 टाइम्स मोर लिखा होगा, तो इसका 3 टाइम्स कर, जैसे लिखा है 3 टाइम्स मोर, तो इसका 3 टाइम्स करेंगे, फिर इतना और जोड़ेंगे। 1.5 टाइम्स लिखा है तो इसका 1.5x करेंगे, प्लस x और करेंगे जब मोर वर्ड लिखा होगा तो। और अगर नॉर्मल लिखा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री या जो भी है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो उस केस में क्या करेंगे? अगर ये x है और ये 2 टाइम्स करना है या 1.5 करना है, तो उसमें फिर यहाँ पर x प्लस नहीं करेंगे। और इसको रटना नहीं है, बड़ी सीधी-सी बात है, जहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स मोर, मतलब 2 गुना ज़्यादा, मतलब जितना ये है, उसमें 2 गुना ज़्यादा। और जब लिखा हो कि 2 टाइम्स दैट ऑफ, इसका मतलब उसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर देंगे। तो क्लियर है? मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट रेशियो पे आ रहे हैं और जो नेक्स्ट रेशियो है उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टीआरटीआर। इसको शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ मैं? टीआरटीआर। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब जब आपने ऊपर करा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करा था, तो नीचे फॉर्मूले में क्या था? एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा यहाँ पर। और ऊपर क्या लिख देंगे? जरा सोच के बताओ मुझे, हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स कब बनते हैं? हमारे डेटर्स कब बनते हैं? जब हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स बनते हैं? कौन सी सेल्स? कैश सेल्स? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो सेल्स होता है, नेट सेल्स होता है। हाँ, क्रेडिट सेल बोलो ना। हमारे डेटर्स कब बनते हैं? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। हमारे डेटर्स कब बनते हैं? हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स या जो डेटर्स होते हैं, बिल रिसीवेबल, कब बनते हैं? जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। तो इसलिए ऊपर ये याद करने का तरीका बताया, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था फॉर्मूला, लेकिन आप याद करो ये जो टर्नओवर रेशियो है ना जितनी भी, उनमें नीचे एवरेज एवरेज आएगा, बस एक में नहीं आएगा, बाकी 3 रेशियो में एवरेज आएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा। तो हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों बनते हैं? क्योंकि हम नेट क्रेडिट सेल्स करते हैं उनको। तो ये हमारा हो गया नेट क्रेडिट सेल्स कह लो, या आप कह सकते हो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि क्रेडिट में करी है जो, है ना? तो इसलिए ये हमारा फॉर्मूला बन गया, बड़ा आसान है। क्रेडिट सेल हम ढूंढ लेंगे क्वेश्चन में जैसे भी दी होगी, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स हमें पता है कि ओपनिंग, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकलेंगे? ओपनिंग के डेटर्स और ओपनिंग के बिल रिसीवेबल ले लो, और क्लोजिंग के डेटर्स और क्लोजिंग के बिल रिसीवेबल ले लो, उन सबका टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एवरेज करेंगे ना 2 से डिवाइड करके, तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, और बिल रिसीवेबल नहीं दिए हुए, तो कोई बात नहीं, हम फिर डेटर्स को ही ट्रेड रिसीवेबल मान लेंगे, इसका मतलब बिल रिसीवेबल 0 होंगे ना हमारे, ठीक है? और कभी-कभी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा ही नहीं होगा, जैसे ऊपर तो लिखा था ना ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी, आपको सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल या डेटर या बिल रिसीवेबल ही दिया होगा, ना लिखा होगा वो ओपनिंग है, ना लिखा होगा वो क्लोजिंग है। तो उस केस में क्या करेंगे? उसी को हम एवरेज मान लेंगे, जो अमाउंट दे रखा होगा उसी को एवरेज मान के हम उसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मान लेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमने ये करना है, ये वाला रेशियो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 85 अब हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट क्रेडिट सेल क्वेश्चन में 1,20,000 1,20,000 रुपीज दे रखी है, डेटर दे रखे हैं और बिल रिसीवेबल दे रखे हैं। ना क्वेश्चन में बताया कि ओपनिंग कौन से है, क्लोजिंग कौन से है, कुछ नहीं दे रखा। तो अभी मैंने बताया था जब ओपनिंग क्लोजिंग कुछ ना दे रखा हो, तो जो दे रखे हैं ना उन्हीं को हम क्या मान लेते हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मान लेते हैं। तो मैं सीधा इसमें फॉर्मूला लिख रहा हूँ,
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो नेट क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए दी हुई है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितने ले लूं मैं, डेटर्स को और बिल रिसीवेबल का टोटल कर दूं जो कि 20,000 आ जाएगा। और क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग तो कुछ दे नहीं रखा, तो इसलिए मैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करने का तो कुछ झंझट है नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। हमारा सीधा आंसर आ गया 6 टाइम्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो अब हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। और आगे के क्वेश्चंस में मैं एक बार बताऊं जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन एक है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख रुपीस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 88 करने जा रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 81 है ये 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। जरा देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो हमारे 1 लाख रुपए हैं। तो क्लोजिंग है इसमें, इसका मतलब इसमें ओपनिंग भी शायद हो गई होगा, तभी तो हम फिर एवरेज निकाल पाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स। कह रहा है कैश सेल जो है ना वो क्रेडिट सेल का 25% है। कैश सेल क्रेडिट सेल का 25% है। उसके आगे कह रहा है एक्स एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000 रुपीज। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 रुपीज। अभी ये लाइन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कि नेट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल नहीं है ये, ध्यान से देखना, नेट सेल्स है, वो 6 लाख रुपए दी हुई है। और आपसे कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल दो। तो हमने तो एग्जाम में कैसे करना है, हम पूरा लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये हम ऐसे लिख देंगे पहले, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो इसलिए इतना हिस्सा तो हम छोड़ देते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है। और आप लोग मुझे बताना कैसे निकालूंगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। आपने एग्जाम में सब कुछ फुल लिखना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना। तो इसलिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स तो दिए हैं 1 लाख रुपीज, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए कुछ कह रहा है। जरा अगर आप ध्यान से समझोगे, आपकी थोड़ी सी इंग्लिश सही होगी तो आप इसका जवाब दे सकते हो। जरा सोचो क्या लिखा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000 रुपीज। क्या मतलब है, इसको समझो, जरा ध्यान से पढ़ो, आराम से धीरे धीरे, और देखो क्या कहना चाह रहा है वो। कह रहे हाँ, हाँ कह रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है ना जो, वो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स से 40,000 ज्यादा है। तो अगर क्लोजिंग 1 लाख है तो ओपनिंग कितना होएगा, हाँ कितना होएगा। वेरी गुड। आप खुद समझो क्या कह रहा है वो। कह रहा है 1 लाख रुपए तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है, और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स है ना वो ओपनिंग से 40,000 ज्यादा है। तो अगर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है और वो अगर किसी से 40,000 ज्यादा है, तो दूसरा कितना होगा, 60 ही तो होएगा। एक दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि कभी किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट। एक बार फिर से आराम से समझाता हूँ। मैं कह रहा हूँ हिमांशु के पास 100 रुपए हैं। हिमांशु के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। और फिर मैं कहता हूँ कि हिमांशु के पास ना आयुष से 40 रुपए ज्यादा है। मैं क्या कह रहा हूँ, हिमांशु के पास 100 रुपए हैं और हिमांशु के पास ना आयुष से 40 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब आयुष के पास कितने होंगे, 60 रुपए होंगे। तभी तो हिमांशु के पास उससे 40 ज्यादा है, 100 रुपए है। तो 100 माइनस 40, 60,000, सीधा सीधा आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ जाएगा, 80,000। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं नीचे वाली वैल्यू पुट करूं, तो नीचे वाली वैल्यू तो मेरी आ गई 80,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे कितने आ गए, 80,000। अब हमें निकालना है नेट क्रेडिट सेल्स। अब हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि कैश सेल जो है ना वो क्रेडिट सेल का 25% है। ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। या तो क्वेश्चन लिख देता कि कैश सेल जो है ना वो टोटल सेल्स का 25% है। तो मुझे पता चल जाता कि अगर कैश सेल जो है वो टोटल सेल का 25% है, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल टोटल सेल की 75% होगी। कैसे निकाली मैंने बात? क्योंकि हमें पता है कि टोटल सेल कैसे बनती है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। टोटल सेल कैसे बनती है? कैश सेल और क्रेडिट सेल। आपका अगर बिज़नेस है और मैं कहूँ आपकी टोटल सेल कितनी है, तो आप 2 रजिस्टर खोलोगे। एक खोलोगे कि सर हमारी ये क्रेडिट सेल है और ये हमारी कैश सेल है, तो इन दोनों को जोड़ दूँगा सर, तो हमारी टोटल सेल्स निकल आएगी। मैंने कहा सही बात है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये लिख देता ना ऊपर कि कैश सेल जो है वो टोटल सेल का 25% है, तो क्या क्रेडिट सेल अपने आप 75% नहीं हो जाती टोटल सेल का? मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? है ना? क्योंकि अगर कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ दें तो टोटल सेल बनेगी। तो अगर कैश सेल 25% होती टोटल सेल की, तो मैं कह देता भाई क्रेडिट सेल जो है वो 75% है टोटल सेल की, और मैं फिर फटाफट से क्या करता, 6 लाख का 75% निकाल लेता, या 6 लाख का 25% निकाल के 6 लाख में से माइनस कर देता, 75% निकल जाता। लेकिन यहाँ तो एक गड़बड़ कर दी इन्होंने कि लिख दिया कैश सेल भी 25% ऑफ क्रेडिट सेल। तो अब ना मेरे को थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है इसको निकालने में, किसको? क्रेडिट सेल को निकालने में। क्या आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो? जो यहाँ पर मैथमेटिक्स के ज्ञानी बैठे हुए हैं, क्या वो कर सकते हैं इसको सॉल्व कि मेरे को? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल हिमांशु ने बिल्कुल सही बताया है। वेरी गुड, ऐसे ही करेंगे। अब मैं इसको करके बताता हूँ कैसे करेंगे, जैसे हिमांशु ने बताया सेम वैसे ही करेंगे। क्या लिखूँ मैं? मैं लिखूँगा पहले तो कि भाई कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज़ इक्वल टू क्या होती है? टोटल सेल्स होती है। ये हमें पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैश सेल है ना वो क्रेडिट सेल का 25% है। तो अगर मैं क्रेडिट सेल्स को कितना मान लूँ x, तो कैश सेल कितनी हो जाएगी? 25% ऑफ x। यही तो कहा था कि अगर कह रहा है जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल का 25% है। तो अगर मैं क्रेडिट सेल्स को x मान रहा हूँ, तो कैश सेल क्या हो गई अपने आप? 25% ऑफ x हो गई, जो कि किसके इक्वल है? हाँ, और जो टोटल किसके इक्वल है? 6 लाख के इक्वल है। टोटल सेल्स तो क्वेश्चन में दी हुई है ना, नेट सेल्स जिसको आप कहते हो। तो इसको अभी मैं काट नहीं रहा, इसको यही कर देता हूँ 125। अब इसको आपको एलसीएम वगैरह तो लेना आता है, वो मैं नहीं कर रहा। ये आ गया 6 लाख, इसको करेंगे एलसीएम लेंगे तो 125 एक्स अपॉन 100 हो जाएगा। अब एक्स को यहाँ अच्छा यहाँ काट दूँगा बस, ठीक है? ठीक है जी। 4,80,000 एक्स आ गया। एक्स मतलब हमने एक्स किसको माना था? क्रेडिट सेल्स को माना था। और वो आ गई 4,80,000। तो यही तो चाहिए थी हमें। अब मैं कैश सेल क्यों निकालूँ? हमें तो फॉर्मूले में मिल गई। 4,80,000 मिल गई हमें क्रेडिट सेल्स। क्या मिल गई? 4,80,000। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर? 6 टाइम्स। हमारा आंसर क्या आ गया? 6 टाइम्स। तो ये ऐसे करना था, ठीक है? ये जो चैप्टर है ना आपका अकाउंटिंग रेशियो, इसमें अकाउंट्स तो कहीं पे बहुत ज़्यादा है ही नहीं। इसमें क्या है? अकाउंट्स के रेशियो याद होने चाहिए आपको, अकाउंटिंग रेशियो, और थोड़ी मैथमेटिक्स का थोड़ा इस तरीके का आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई मैं कैसे निकाल सकता हूँ। अगर क्वेश्चन में लिख दिया 25% जो है वो क्रेडिट सेल का 25% कैश सेल है। क्योंकि अगर टोटल सेल लिखा होता ना फिर तो बड़ा आसान था। इसका 25% 6 लाख का निकाल दो, फिर तो ये सब करना ही नहीं पड़ता हमें। तो थोड़ा-सा इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स तो नहीं, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स इसमें यूज़ होती है इस चैप्टर में। तो मुझे लगता है लेकिन फिर भी आप इसको आसानी से कर पाओगे, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो एक बार अब आगे बढ़ते हैं हम ज़रा। क्वेश्चन नंबर 98 कर रहे हैं हम 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 90 है ये 2019 की बुक के अकॉर्डिंग, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से देखना। इसमें 3-4 इन्फॉर्मेशन दे रखी है।
कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इफ ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखिए 3 टाइम्स। क्वेश्चन कह रहा है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि कैश सेल्स इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। सही पढ़ा मैंने? कैश सेल्स इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही बात है। फिर दूसरा लिखा है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सीओजीएस। सीओजीएस इज 3 लाख। सीओजीएस 3 लाख रुपए दे रखा है। फिर कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है। तो मैंने आप लोगों को एक पिछली क्लास में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने बताया था, वो आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हो और आपको पता भी होगा। और फिर लास्ट में लिखा है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर। अब यहाँ वही आ गई 3 टाइम्स मोर वर्ड लिखा है, तो 3 गुना ज्यादा, 3 गुना नहीं 3 गुना ज्यादा देन दैट ऑफ द बिगिनिंग। तो अब हमारे पास ये 3-4 इंफॉर्मेशन निकल कर आई हैं। वो 3-4 इंफॉर्मेशन पहले तो मैं लिख दूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पहले मैं लिख दूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो क्या होती है क्वेश्चन में, वैसे क्या होती है वो होता है नेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या हो गया मुझे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी, ये हमारा अपना फॉर्मूला बन गया। अब आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 3 टाइम्स और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं गिवन और हमें निकालना क्या है क्लोजिंग और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। तो इसका मतलब पहले तो हमें नेट क्रेडिट सेल्स निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्रेडिट सेल्स में यहाँ पे पुट करूंगा तो हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मिलेगा। और अगर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स मुझे मिल गया और फिर इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल का रिलेशन दे रखा है तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे हमने पिछले में इनकम वो उसमें करा था ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, अगर हमारे को एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब एवरेज इन्वेंट्री मिल गया था जब हमें, तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल लिए थे अगर उनके बीच में रिलेशन था तो इस क्वेश्चन में भी अगर मुझे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अगर निकल जाए तो मैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का जो रिलेशन रखा है फोर्थ पार्ट में उससे मैं फिर निकाल लूंगा। लेकिन मेन क्या है हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स भी नहीं है। अब नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए ना हमें ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे। और हिमांशु मुझसे पूछा था सर ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। हमें सीओजीएस दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट से तो इन दोनों से नहीं निकलेगा सेल्स। आपने सेल्स क्या ले लिया, 3 लाख कोई सेल्स तो नहीं ले लिया आपने। चलो कोई बात नहीं, अभी हम कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सीओजीएस है ना, यहाँ लिख रहा हूं मैं सीओजीएस या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो 3 लाख रुपीज दिया हुआ है और आपसे बोला है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% ऑन सेल्स है, ऑन सेल्स। वैसे ग्रॉस प्रॉफिट किस अगर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हो तो वो ऑन कॉस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि 25% ऑन सेल्स। तो इसका मैंने एक तरीका बताया हुआ है आपको, उसी तरीके से कर लेते हैं इसको कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑन सेल्स दिया हुआ है। 25% मतलब 1/4 ऑन सेल्स, तो कितना ऑन वो हो जाएगा कॉस्ट, बताओ जरा कितना ऑन कॉस्ट हो जाएगा ये। 1/3 ऑन कॉस्ट बताया ना, 1/4 ऑन सेल्स मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट। तो क्या हमें कॉस्ट गिवन है? हाँ, कॉस्ट हमें पता है 3 लाख रुपीज है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपीज। इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा 1 लाख। इसका मतलब हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स कितना आ गया 4 लाख रुपए। कैसे, सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या हो जाता है, सेल्स हो जाती है। तो हमारा 4 लाख रुपए आ गया, तो हमारे पास नेट सेल्स आ गई 4 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कैश सेल्स जो है वो क्रेडिट सेल्स का 1/3 है।
तो आपको पता है आगे क्या करूंगा मैं, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स या नेट सेल्स कहते हैं इसको। तो कैश सेल और क्रेडिट, पहले तो टोटल सेल हमने निकाली है 4 लाख रुपए, जिसको आप नेट सेल्स भी कहते हो। अब क्या है इसमें रिलेशन दिया हुआ है, कैश सेल और क्रेडिट सेल में हमें रिलेशन दिया हुआ है। कह रहा कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का 1/3 है। तो क्रेडिट सेल्स को अगर एक्स मानेंगे तो कैश सेल कितना हो जाएगी, 1/3 ऑफ एक्स, क्योंकि कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का 1/3 है। तो अगर क्रेडिट सेल को एक्स लूंगा तो कैश सेल्स कितनी हो जाएगी, 1/3 एक्स। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 4x/3। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेना सबको आता होगा, उसको मैं क्या सिखाऊं। और अब मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा इसको ऊपर नीचे करके यहाँ पे डिवाइड, और ये तो हमारा आ जाएगा 3 लाख। तो x मतलब हमारी क्रेडिट सेल्स, तो हमारी क्रेडिट सेल्स आ गई 3 लाख रुपीज, जो कि मैं कहाँ पुट कर दूं, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स आ गई हमारी 3 लाख। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स अब हमारे निकल जाएंगे, कितना आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, 1 लाख रुपीज। इसको यहाँ ले जाऊंगा, 3 को यहाँ ले आऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया हमारा 1 लाख रुपीज। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स अभी हमने निकाले हैं कितने, ये रहे 1 लाख रुपीज। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स को हम ले लेंगे यहाँ 1 लाख रुपीज, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को ऐसे लिख देते हैं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को भी ऐसे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया अब हमने। ठीक है जी। अब हम क्या करें, सबसे जो फोर्थ पॉइंट है सबसे लास्ट वाला, उसमें रिलेशन दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स का, और मोर वर्ड लिखा है कि उतने से ज्यादा है। तो कह रहा है जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 3 गुना ज्यादा है। तो क्लोजिंग को कितना, ओपनिंग को कितना मान लू फिर मैं, एक्स। ओपनिंग को कितना मान लू, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स मान लूंगा एक्स। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हो जाएगा, बताएगा कोई। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को कितना लो, 3x की 4x, वेरी गुड, x प्लस 3x दैट इज 4x, क्योंकि मोर वर्ड लिखा है। तो अब मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में आता हूँ वापस, इसको वापस लाते हैं हम यहाँ पर। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल को हमने माना x, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ गया 4x, तो ये कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 2 लाख। 5x आ जाएगा इसका टोटल करके, और ये 2x। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, कितना आएगी, 40,000। 5 को नीचे ले जाऊंगा 2 लाख के, तो 40,000 आ जाएगी। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ गया, 40,000। और अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए क्या करूं, 4x, तो कितना कर दूं मैं, 1,60,000। ये क्या आ गया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। तो बताओ कुछ गड़बड़ करी मैंने कि सही कर दिया, कहीं पे कोई डाउट है आप लोगों को या बिल्कुल समझ आ गया है, बताओ जरा। हाँ जी, कुछ कुछ जो है ना डाउट है किसी को इसमें कि भाई ये सर ये 1/3 1/4 वाला समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, 8वीं वाले तरीके से समझ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% ऑन सेल्स है, और कॉस्ट दी हुई है। तो चलो जी, लेट सेल्स को एक्स मान लिया, सेल्स को कितना मान लिया, एक्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 25% ऑफ एक्स, मतलब कि 1/4x। ठीक है जी। और आप लोगों को पता है कि COGS क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, COGS होता है। COGS क्वेश्चन में दिया हुआ 3 लाख रुपए, सेल्स हमने मानी x, ग्रॉस प्रॉफिट आया 1/4x। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3 लाख। अब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, 3 लाख इंटू 4/3, तो x की वैल्यू आ गई 4 लाख रुपीज। और x हमने क्या माना था, सेल्स माना था। तो मैंने जो करा था उसमें तो सेल्स कितनी आई थी, 4 लाख रुपए। आपने भी इसको सेल्स को x मान के करा, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 4 लाख रुपए। ऐसे समझ नहीं आया
अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो 8वीं वाला तरीका तो है ही हमारे पास, ये हमने 8वीं में सीखा ही था। एक 100 मान के भी होता है, लेट सेल्स बी 100। अब वो नहीं समझाऊंगा क्योंकि इससे क्लियर हो गया है। ये समझ के कर लो, ये समझ के कर लो, आपकी मर्जी है। ये समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये तो आपको पता ही है, तो आपने बचपन से सीखते आ रहे हो 8वीं क्लास से। क्लियर है? बस ये है, सेल्स हमारी 4 लाख आ गई, चाहे वो इस वाले मेथड से आ गई चाहे इससे आ गई, 4 लाख आ गई। अब कोई और डाउट है तो बताओ। बाकी क्वेश्चन वैसे करने सेम जैसे आप जैसे मैंने कराई है। और डाउट पूछो इसमें।